प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा लोगों से कहते हैं कि विपक्षी दलों को वोट न दें। वो परिवारवादी हैं। हर दल किसी न किसी परिवार के सुख समृद्धि के लिए ही काम करता है। आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देखिए, जहां जहां परिवारवादी पार्टियां राज कर रही हैं, वो परिवार तो मजबूत हुआ, लेकिन वो राज्य बर्बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? वो परिवार मजबूत हो गए, वो राज्य मजबूत नहीं हुआ। क्या ये परिवारवादी राजनीति चलनी चाहिए? ये परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी पार्टियां टैलेंट की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी युवा की विरोधी है कि नहीं है? क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट? क्या तुम्हारा परिवार ने सत्ता पर कब्जा करने की छूट? मैंने तो देखे हैं ऐसे मुख्यमंत्री, उनके एक ही परिवार के निकट के एक ही कुटुंब के 50-50 लोग उच्च पदों पर उस राज्य में विराजमान हो जाते हैं। क्या ये लोकतंत्र है क्या? मोदी जी गांधी जी के राज्य के हैं। वो कभी झूठ नहीं बोलते। वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। विपक्षी दलों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनकी अपनी पार्टी में क्या हो रहा है। अगर आप एक पक्षी के रूप में कश्मीर से कन्याकुमारी तक उड़ेंगे तो आपको हर राज्य में ऐसे परिवारों के किले दिखेंगे, हर साइज में, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार, हिमाचल प्रदेश में सिंह और ठाकुर परिवार, पंजाब में बादल और सिंह परिवार, हरियाणा में 3 लाल और हुडा परिवार, उत्तर प्रदेश में यादव, सिंह और खान परिवार, मध्य प्रदेश में सिंधिया, सिंह और नाथ परिवार, महाराष्ट्र में पवार, ठाकरे और राणे परिवार, तमिलनाडु में करुणानिधि और पनीर सेल्वम परिवार, कर्नाटक में गौड़ा, बोम्मई और येदियुरप्पा परिवार। जिधर देखो उधर राजनीतिक राजशाही। ये हर राज्य में उतने ही सामान्य हैं जैसे मैना, कौवा और गिलहरी। पुराना शाही राज तो 1947 में खत्म हो गया। ये आजाद भारत के शाही राजवंश हैं और देश में इनका फैलाव पुरानी राजशाही से ज्यादा है। 1909 के भारत के इस नक्शे में, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जो इलाका पीला दिखता है, सिर्फ वहीं पे राजशाही थी। आज तो वो पूरे देश में फैल गए हैं। सारे पॉलिटिशियन बराबर हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिशियन बराबरों की जमात से ऊपर हैं, क्योंकि वे एक विशेष परिवार में पैदा हुए हैं।
उनके पास अपने पूर्वजों की संपत्ति है, आधार है, नेटवर्क, सामाजिक सद्भावना और प्रसिद्धि है। एक आम पॉलिटिशियन कुर्सी के लिए संघर्ष करता है, इनको कुर्सी विरासत में मिलती है। लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका, पंचायत, कोऑपरेटिव, स्कूल, कॉलेज, व्यापार, ये परिवार हर जगह घुसे हुए हैं। उन परिवारों की सीट पर दूसरा नहीं चुना जा सकता है। ये एक तरह से राजाओं का आरक्षण कोटा है। उन सीटों पर उनके बच्चे ही चुने जा सकते हैं, योग्यता के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर। वो किसी बाहरी आदमी को अपनी सीट नहीं लेने देते। बेटा, बहू, बेटी, दामाद, पत्नी, भाई, भतीजा, भतीजी, यानी कोई परिवार का ही व्यक्ति उसका हकदार है, कोई दूसरा नहीं। प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत हैं समान हक, समान। परिवारों के चुनाव क्षेत्रों में इन सिद्धांतों की निरंतर होली। क्या मोदी जी हमेशा की तरह सही नहीं कह रहे हैं? पूरा भारत लोकतंत्र नहीं है, कई क्षेत्रों में राजतंत्र है। ये जो छोटे, मध्यम, बड़े राजा अपने अपने टापू बना के बैठे हैं, लोकतंत्र को उनको युद्ध करके वहां से निकालना होगा। भारतीय प्रजातंत्र को भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्हें नरेंद्र मोदी जैसा सेनापति मिला है। वो तो राजनीति में वंशवाद समाप्त किए बिना सात कल्याण मार्ग नहीं लौटेंगे। और अगर ये विचारधारा की लड़ाई है तो मैं बताता हूं विचारधारा की लड़ाई क्या होती है। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। ये है विचारधारा की लड़ाई। मैं आपके साथ हूं जनरल मोदी। मैं आरएसएस या भाजपा का सदस्य नहीं हूं, लेकिन मैं आपका एक बेशर्म अनुयायी हूं। मेरा आपसे एक ही नम्र निवेदन है, दुश्मन की ताकत का सही आकलन करना है तो सिर्फ अपनी दो आंखों से सामने मत देखिए, तीसरी आंख खोलिए और ये भी देखिए कि आपके पीछे क्या हो रहा है। दुश्मन आपकी सेना में घुस गया है। कई राजवंशी हथियार लिए आपके पीछे चल रहे हैं। आप आगे जाएंगे और वो आप पर पीछे से हमला कर देंगे। आपके लिए ये लड़ाई जीतना असंभव लग रहा है। आपकी पार्टी के 20% लोकसभा सदस्य राजा परिवारों से आते हैं। आपकी पहली कैबिनेट में 25% मंत्री राजवंशी थे। आपकी अभी की कैबिनेट में 20%। राज्यों में आपकी पार्टी के विधायकों में इतने राजवंशी हैं जितने किसी शहद फार्म में मधुमक्खी। आपकी ज्यादातर सहयोगी पार्टियां परिवारवादी हैं। लोक जनशक्ति पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, अपना दल, अजीत पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जनता दल सेक्युलर, शिवसेना, इनके तो नाम भी गिनाना मुश्किल है। मुझे तो एक बात का डर लग रहा है, कहीं लोग ये न कहें कि मोदी राक्षस मारने का दिखावा कर रहे हैं। वास्तव में वो बंद कमरे में उसे खिला पिला के मोटा कर रहे हैं। मैं इसके लिए मोदी को दोषी नहीं मानता। कुछ लोग कुछ भी हो उन्हीं पे उंगली उठाते हैं। जैसे अच्छी नींद ना आए तो मोदी जी दोषी, अचानक बुखार आ जाए तो मोदी जी दोषी, मंगलवार को कहीं मटन न मिले तो मोदी जी दोषी। हमारा सेनापति वंशवाद से युद्ध में बिना सोए, बिना खाए पिए लगा हुआ है। अगर वो लड़ाई हार रहा है तो क्या इसके लिए अकेले जिम्मेदार है? हमारा गौरवपूर्ण इतिहास जिम्मेदार नहीं है?
सदियों तक भारत की छाती पर अनगिनत राजाओं ने मूंग दला। जो भी सम्राट बना, उनमें से ज्यादातर ने उसका जूता अपने सर पर रखा, उसको धन दिया, लड़ाई में सैनिक और हथियार दिए। बदले में सम्राट ने उनको ये अधिकार दिया कि वो अपने रजवाड़ों में जो करना चाहें करें। भारत में जब ब्रिटिश सम्राट का राज था तो यहाँ करीब 600 राजा थे। उनको अपने अपने राज्य में शासन करने का सीमित अधिकार था। आजादी के बाद जब यहाँ प्रजातंत्र आया तो उसने सारे राजाओं से उनके राज्य छीन लिए और भारत में मिला लिया। सदियों तक ज्यादातर राजा धारा के साथ बहते रहे थे। भारत अब एक लोकतंत्र था। अगर सत्ता चाहिए तो उसका एकमात्र तरीका था आप इलेक्शन लड़ें और विधानसभा या लोकसभा का सदस्य बन जाएं। उनमें से कई ने यही रास्ता अपनाया। सदियों से उन्होंने विभिन्न तरीकों से अपनी प्रजा का समर्थन हासिल किया था। उनके पास धन था, संगठन था, नेटवर्क था, सामाजिक संबंध थे, निजी सेना थी, राजनीतिक दलों और सरकार में शुभचिंतक थे। कुछ कांग्रेस में शामिल हो गए, कुछ बीजेपी के पहले अवतार जनसंघ में चले गए, कुछ स्वतंत्र पार्टी में गए, कुछ निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में उतर गए। उनमें से कई को उनकी भूतपूर्व प्रजा ने जिता दिया। उन्हें वंशवाद में कुछ खराबी नहीं दिखी। उनकी नज़र में उनके राजा और उनके वंशजों से बेहतर कोई नेता नहीं हो सकता। नेतृत्व उनके खून में था। और अगर उनका राजा अपने बेटे बेटी को राजनीति में लाता है तो क्या गलत करता है? ऐसा तो हर क्षेत्र में होता है। व्यापारियों के वंशज व्यवसाय में लगते हैं, जज के बेटे बेटी जज होते हैं, वकील के बेटे बेटी वकील, सेना के ऑफिसर के बेटे बेटी सेना के ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर के बेटे बेटी आईएएस, आईपीएस ऑफिसर के बेटे बेटी आईपीएस, डॉक्टर के बेटे बेटी डॉक्टर। फिल्म अभिनेताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। उनके बीच ये उतना ही आम है जितना लोगों में डायबिटीज। वंशवाद हमारा संस्कार है। हमारे यहाँ बच्चों को जीवन में स्थापित करना, आगे बढ़ाना माता पिता का एक मौलिक कर्तव्य माना जाता है। अगर माता पिता इस कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो समाज उन्हें अच्छी नजर से नहीं देखता है। और बच्चों को अपने पेशे में स्थापित करना सबसे आसान होता है। परिवारवाद का नाश करने के लिए मोदी 24 घंटे देश भर में कीटनाशक का छिड़काव करते रहते हैं, लेकिन बेचारे अकेले क्या करें? कीड़ों की आबादी बढ़ती ही जा रही है। मोदी को जांच करना होगा कि उनके ड्रोन टैंक में कीटनाशक भरा है या पानी। उनको कीटनाशक की रासायनिक जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजना होगा। मुझे मालूम है मोदी के आलोचक क्या कहेंगे। वे कहेंगे, मोदी लैब में जांच क्या करा रहे हैं? ड्रोन टैंक में तो पानी उन्होंने खुद ही भरा है। उनका उद्देश्य ही है वंशवाद की सिंचाई करना। मोदी के आलोचकों की बड़ी नीची सोच है। हमें निष्पक्ष रूप से देखना होगा। मोदी अकेले इस कीड़े को खत्म नहीं कर सकते। दूसरी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को भी अपना अपना कीटनाशक ड्रोन चलाना पड़ेगा, क्योंकि भारत के सिर्फ 80% भूभाग में लोकतंत्र है। 20% भूभाग पर राजतंत्र ने कब्जा कर लिया है। कल हम 80% राजतंत्र और 20% लोकतंत्र होंगे और परसों 100% राजतंत्र। आलोचक मोदी को कयामत का पैगंबर कहते हैं।
लेकिन मोदी का डर बेबुनियाद नहीं है। हकीकत हमारे सामने है। भारत एक अंधेरी सुरंग में जा रहा है। हम देख सकते हैं कि भारत के 20% हिस्से में क्या हो रहा है जहां राजशाही का शासन है। पुराने राजाओं, राजनेताओं, व्यापारियों, गैंगस्टरों, फिल्मी सितारों और जाति और जनजाति के नेताओं ने अपने अपने राजनीतिक किले बना लिए हैं। उनको अपने क्षेत्र में चुनाव जीतने के लिए किसी राजनीतिक दल की जरूरत नहीं है। राजनीतिक दलों को वहां जीतने के लिए उनकी जरूरत है। राजा हवा का रुख देखकर तय करते हैं किस चुनाव में किस पार्टी के साथ जाना है। वो उस लड़की की तरह हैं जिसके कई प्रेमी हैं। वो उनमें से सबसे उपयोगी को चुनती है और जब वो उपयोगी नहीं रह जाता तो उसे तलाक दे देती है। राजा जानता है कि प्रजा मूर्ति पूजा करती है, इसीलिए वो अपने को देवता बनाने के लिए तरह तरह के रूप अपनाता है। वो स्कूल, कॉलेज और सेवा संस्था स्थापित करता है। लोगों को चिकित्सा उपचार, बेटी की शादी और तीर्थ यात्रा के लिए आर्थिक सहायता देता है। वो एक देवदूत की तरह है। जब भी लोगों को किसी चीज की जरूरत होती है, वे हमेशा मदद के लिए मौजूद रहते हैं। लोग उन्हें प्यार करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे चुनाव दर चुनाव जीतते जाते हैं। लेकिन मन में एक सवाल उठता है कि उनको देवदूत की तरह दान देने के लिए इतना पैसा आता कहां से है? राजनीति धन कमाने का सबसे आसान, सबसे तेज और सबसे सेफ रास्ता है। आप बस एक राजनीतिक पद हासिल कर लीजिए और कुछ ही सालों में करोड़पति बन जाइए। उद्योगपतियों को मूंगफली के भाव पर सैकड़ों हजारों एकड़ पब्लिक की जमीन दें और बदले में भरपूर पैसे लें। सड़क, बंदरगाह, एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट ठेकेदारों को दें और उनसे जी भर के पैसे लें। सरकारी आपूर्ति के लिए ऑर्डर दें और पैसे लें, बिना किसी डर के कि कोई सजा होगी। निर्भय होना तो कोई इन राजाओं से सीखे। अपार धन का मतलब होता है कि वो चुनाव में सीमा से 100 गुना ज्यादा खर्च कर सकते हैं। अपने प्रचार प्रसार के लिए एक बहुत बड़ी सेना खड़ी कर सकते हैं। उनको अच्छा पैसा, खाना, शराब, गाड़ी, गिफ्ट दे सकते हैं। हर 2 गज पे अपने पोस्टर लगवा सकते हैं। इलेक्शन के ठीक पहले गरीब के घरों में कैश के लिफाफे बंटवा सकते हैं और इस तरह दूसरे उम्मीदवारों को इलेक्शन के पहले ही हरा सकते हैं। अपार धन का मतलब ये भी है कि उनकी प्राइवेट सेना को आदमी और हथियार की कमी नहीं होती। उनका काम है पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर कोई मर्डर या मारामारी करके दहशत फैलाना। वोटिंग के दिन ऐसे ऐसे काम करना कि राजा के खिलाफ वोट देने वाले बूथ तक पहुंच ही ना पाए। अगर इसके बावजूद प्रतिद्वंद्वी को लोगों का समर्थन मिल रहा है तो वो उसको सीधा स्वर्ग भेज सकते हैं। समानता और स्वतंत्रता प्रजातंत्र में मौलिक अधिकार हैं, लेकिन परिवार तंत्र में ये अधिकार हासिल नहीं होते हैं। प्रजातंत्र के बगान में परिवार तंत्र एक जहरीले पौधे की तरह फैल रहा है। मोदी को इस जहरीले पौधे को उखाड़ फेंकना होगा। वो ऐसा कर सकते हैं। आपको संदेह होगा, मुझे नहीं, क्योंकि मोदी जिस तरह से बोलते हैं, मेरे पास उन पर अंधविश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उनके शब्द हरकुलिस की तरह मजबूत होते हैं। आप कहेंगे उनके शब्द
भले ही हरकुलिस जैसे मजबूत हों, लेकिन उनके काम नरकंकाल की तरह कमजोर होते हैं। उदाहरण के लिए, वो अपनी पार्टी के राजवंशियों को इलेक्शन में टिकट क्यों देते हैं? कुछ लोगों को अगर दिन रात मोदी की आलोचना न करें तो अच्छी नींद नहीं आती। उनको कॉमन सेंस नहीं है। अगर मोदी अपनी पार्टी के राजवंशियों को टिकट नहीं देंगे तो प्रधानमंत्री कैसे रह पाएंगे? और अगर प्रधानमंत्री न रहे तो अपनी पार्टी में वंशवाद कैसे खत्म कर पाएंगे? आप कहेंगे कि उन वंशवादी पार्टियों का क्या, जिनसे उनका गठबंधन है, क्या उनका वंशवाद चलता रहेगा? तो सुन लीजिए मेरा जवाब। मोदी जी वैज्ञानिक तरीके से काम करते हैं। अगर सांप के काटने का इलाज करना है तो सांप के जहर का इंजेक्शन देना होगा। कोरोना वायरस कैसे कंट्रोल हुआ? उसे फैलाकर कंट्रोल किया गया। लोगों में हर्ड इम्यूनिटी, झुंड प्रतिरक्षा विकसित करके किया गया। अभी जो फेज है, मोदी जी वंशवाद को फैला रहे हैं। ये वायरस जब पूरा फैल जाएगा, तब हम एक हर्ड इम्यूनिटी विकसित कर लेंगे अपने अंदर, और उसके बाद उस वायरस का हमारे दिलो दिमाग पर कोई असर नहीं होगा। वायरस अपनी जिंदगी जिएगा और हम अपनी।